तो गाइस एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग अपनी इस सीरीज़ को लेकर। अब जैसा कि आप जानते हो कि इसके नए चैप्टर्स आ चुके हैं और ये ख़त्म भी हो चुकी है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं हम लोग इस सीरीज़ को। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर ह्यूमन्स को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और पता चलता है कि जो-जो डीमन्स हैं वो इन सभी को स्लेव बनाकर रखे हुए हैं यानी कि गुलाम और उनसे काम करवाने में लगे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर तुमने आज के आज इस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं किया तो तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हें आज के आज ही इस सभी की पूरी स्पिरिट ओर को खाली करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतने में तभी जो ह्यूमन स्लेव होता है, वो ज़्यादा सामान उठाने के कारण पूरी तरीके से गिर जाता है और जब उसकी इतनी हालत खराब होती है, तो उसका एक साथी उसको देखने के लिए आता है। लेकिन ये बात इस डीमन को पसंद नहीं आती और वो तुरंत अपने पीछे से एक हंटर निकालकर उसको जोर से दे मारता है और कहने लगता है कि समय बर्बाद करना बंद करो। तुम कुछ और नहीं बल्कि मैं एक कूड़े के ढेर से बने हुए कचड़े हो कचड़े। तुम्हारी जो रेस है वो यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग करने में लगी हुई है। अब जल्दी से खड़े हो और अपने काम पर लग जाओ। तभी जो ह्यूमन मदद करने के लिए आया है, वो उससे कहने लगता है कि हमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, एटलीस्ट हमें कुछ पानी तो दे दो पीने के लिए, हमारे पास कम से कम थोड़ी स्ट्रेंथ रहेगी तो हम अच्छे से काम खत्म कर पाएँगे। लेकिन इस डीमन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो कहने लगता है कि ओह! ऐसी बात है क्या? लगता है कि तुम अब हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं बचे हो, तुम यूज़लेस हो चुके हो और हम यूज़लेस के साथ क्या करते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। जब ये डीमन यह बात कहता है, तो ये ह्यूमन देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हुए, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं प्लीज़ हमें मत मारिएगा। जब इनकी ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी आसमान में स्पेस में एक क्रैक होता है और इस क्रैक में से बहुत सी एक अजीब-सी चीज़ आकर गिरती है और अगले ही पल हमें पता चलता है कि जो चीज़ इसमें से गिरने में लगी हुई होती है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे इस स्टोरी का मेन हीरो है, सुशांत। और जब वो डीमन देखता है, तो वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़ होता है। जिससे पहले कि वो कुछ रिएक्शन दे पाता, हमारा एमसी से आकर उसके मुँह से जाकर टकराता है और उसके टकराने के कारण वहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ोर्स जनरेट होता है कि आस-पास का इलाका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ-साथ वो डीमन भी वहीं पर एक ही झटके में मारा जाता है और उस डीमन के जितने भी साथी होते हैं, वो ये देखकर घबरा जाते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि हम पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया है। लेकिन इसे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहने लगता है कि शिट! फाइनली, फाइनली इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी मैं फाइनली नीचे आकर आराम से उतर चुका हूँ। लगता है कि मैं किसी न किसी चीज़ से अभी टकराया था, लेकिन क्या चीज़ थी वो? मुझे तो कुछ भी ना दिखा। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कई सारे ह्यूमन्स हैं, लेकिन इनकी हालत कुछ तो अजीब है। इसलिए वो उन दोनों ब्रदर्स के पास जाता है जो कि बेहोश होकर पड़े हुए थे, उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ? तभी वो स्लेव उससे कहने लगता है कि शिट! तुमने तो यहाँ पर इस डीमन सोल्जर को मार दिया है। तुम्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। एमसी अभी भी पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ होता है और सोच ही रहा होता है कि आखिरकार मुझे अब करना क्या चाहिए? तभी अचानक से पीछे से कई सारे डीमन्स आ जाते हैं और उस हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पीछे से आकर चिल्लाते हुए डीमन कहता है कि किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो चुकी है कि वो डीमन रेस के इलाके में इस तरीके से घुसकर हमारे ही साथियों को मारने में लगा हुआ है। जब हमारा एमसी इसकी ये बात सुनता है तो वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ और शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि लेकिन क्यों? आखिरकार जो डीमन रेस है वो यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है? और वो पीछे की तरफ नोटिस करता है और कहता है मन ही मन में सोचते हुए ज़रा 1 मिनट रुको। ये सभी के सभी लोगों को देखकर लगता है कि ये सभी के सभी लोग एन्स्लेव्ड हो चुके हैं, यानी कि गुलाम बन चुके हैं। यहाँ पर देखकर साफ-साफ पता चलता है कि ये डीमन रेस का इलाका है। अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बार फिर से दूसरे वर्ल्ड में एक और बार आ चुका हूँ? अच्छा, तो ये वाक़ई में ये डीमन रेस का वर्ल्ड है, ऐसा तो नहीं है? ये इतना सोच ही रहा होता है तभी डीमन्स कहने लगते हैं कि तुम लोली ह्यूमन्स कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन सोल्जर्स को मारने की? जाओ साथियों और इसको यहीं पर मार दो। और सभी के सभी डीमन्स हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी इनसे डर नहीं लगता और वो एक-एक पंच करके सभी के सभी डीमन्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है और उसे 1 सेकंड, 1 पल से भी कम समय लगता है उन सभी को डिस्ट्रॉय करने में। जब वो उस मेन बंदे के पास आ जाता है जो कि चिल्लाने में लगा था, जब ये डीमन देखता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ज़रा 1 मिनट रुको माइटी वन, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एमसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस हल्का-सा हवा में मारता है और भाई उसका खोपड़ा गायब! भाई पूरा तरीके से गायब हो चुका है ये तो। और जब इसे इस बात का अंदाज़ा होता है तो पूरी तरह से शॉक होते हुए कहने लगता है कि शिट! अरे यार! मैंने जल्दबाज़ी में एक बार फिर से गड़बड़ कर दी है। बिना सोचे समझे मैंने एक्शन लेना चालू कर दिया। ख़ैर मुझे अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी यहाँ पर वैसे भी कोई पॉइंट नहीं बनता है। ख़ैर जो ह्यूमन्स हैं इन सभी से मैं अपनी सारी जानकारी हासिल कर लूँगा। और ख़ासकर मैं इस वर्ल्ड से पूरी तरीके से कंप्लीटली अनफ़ैमिलियर हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो डिटेल्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी। जब ये ह्यूमन स्लेव इसको देखता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है और कहने लगता है मन ही मन में सोचते हुए कि ये जो बंदा था वो नेसेंट सोल स्टेज का कल्टिवेटर था यानी कि डीमन था। लेकिन भाई एक लीडर के प जितना पावरफुल है ये सोल्जर, लेकिन इस बंदे ने
एक ही शॉट में पूरी तरीके से पूरी की पूरी टीम को खत्म कर दिया। ये इम्पॉसिबल भाई, अनबिलीवेबल, मुझे इस बात पर भरोसा भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये बंदा कम से कम डायरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर तो ज़रूर ही होगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो। जब इतना सोचते हैं तो सभी के सभी जो एन्स्लेव्ड होते हैं गुलाम, वो उसके सामने झुक जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि माइटी वन, आप सभी का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। इस तरीके से देखकर एमसी थोड़ा घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें मेरा धन्यवाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बस एक छोटा-सा कुछ नहीं, बस मैंने फूँक मार दी और मर गए सारे के सारे। ख़ैर, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? और तुम्हें इस तरीके से डीमन रेस ने गुलाम बनाकर क्यों रखा हुआ है? तभी उनमें से एक ह्यूमन आगे बढ़ता है और उसे बताने लगता है कि ये एक माइनिंग एरिया है 42 नंबर का, और मैं यहाँ पर तब से गुलाम हूँ जब से मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, और यहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती माइनर का काम करवाया जा रहा है, और मैं एक माइनर की तरह पर ही यहाँ पर रह रहे हैं हम सभी लोग। ये देखकर वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि तो ये बचपन से लेकर यहाँ पर, जैसा कि मैंने सोचा था, ये ज़रूर ही डीमन रेस का वर्ल्ड होगा। मैं उनकी दुनिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर जो ह्यूमन्स है इनका स्टेटस वाक़ई में बहुत ज़्यादा लो है। तो वो उससे बोलने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस इलाके से बाहर कभी निकले ही नहीं होगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? और तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। तो वो कहता है, हाँ जी, हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। तभी उनमें से पीछे से एक बंदा चिल्लाता है और कहने लगता है, कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को बाहर निकाला था जब हम लोग माइनिंग करने में लगे हुए थे। इसको देखकर हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ शब्द लिखे थे जिनके बारे में हमें नहीं पता। शायद वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा रिकॉर्ड मिल जाए जिससे कि तुम पहचान सको। और उससे कहता है कि प्लीज़ आप मुझे फ़ॉलो कीजिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ। हम तो वो लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन शायद आप कुछ समझ पाएँ। और वो हमारा एमसी कहता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चलो चलते हैं। और तभी वो माइनिंग के इलाके में एक जगह पर उन्हें ले जाने लगता है, और वो इंसान बताता है हमारे एमसी को ये वह जगह है। हमारा एमसी उस जगह को देखने के लिए आगे बढ़ता है, और जब वो उस मोमेंटम को देखता है तो पता चलता है कि उसके ऊपर यूलिन इमॉर्टल साइट का नाम लिखा हुआ है। जब एमसी उसे देखता है तो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड और शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार यूलिन इमॉर्टल साइट ये क्या कर रहा है? ये क्या होने में लगा हुआ है यहाँ पर? आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यूलिन इमॉर्टल सेट का जो टैबलेट है वो यहाँ, आई मीन जो नाम है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हुआ है। क्या ये डीमन रेस की दुनिया नहीं थी? उनका वर्ल्ड नहीं था? तभी उनमें से एक ह्यूमन बताता है, यूलिन इमॉर्टल सेक्ट, आखिरकार यह क्या चीज़ है? ये बात सुनने के बाद एमसी उसे बताता है कि ये एक सेक्ट है, यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता था इमॉर्टल्स को। ये देख सुनने के बाद ये इंसान काफ़ी घबरा जाता है और कहने लगता है कि सेक्ट? मैंने सुना है कि जो डीमन सोल्जर्स हैं, यहाँ पर एक सेक्ट था इन साउदर्न माउंटेन्स में। लेकिन समय के साथ-साथ उन डीमन्स रेस के लोगों ने यहाँ पर इस पूरे इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया है, और यहाँ पर अभी भी जो ह्यूमन कल्टीवेटर्स हैं, यहाँ पर किसी जगह पर छुपाकर उनको बंदी बनाकर रखा गया है किसी जगह पर। जब ये बात हमारा एमसी सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये हमारे एमसी का ही सेक्ट है, और काफ़ी घबराते हुए इससे पूछता है कि यहाँ पर कई सारे डीमन्स हैं जो कि इस जगह को गार्ड करने में लगे हुए हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल हो सकती है? तभी उनमें से वो बंदा बताता है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही डीमन सोल्जर्स हैं जो कि इस माउंटेन को गार्ड करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर डीमन जनरल्स भी मौजूद है, जो कि प्रिज़न को गार्ड करने में लगे हुए हैं। उसकी स्ट्रेंथ का मैं अगर अंदाज़ा लगाऊँ, तो देखा जाए तो वो ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर के जितना बराबर तो होगा ही होगा। अगर तुम सीरियसली वाक़ई में सोच रहे हो वहाँ पर जाने के बारे में, किसी को बचाने के बारे में, तो बढ़िया रहेगा कि अगर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, तो मत जाओ। जब ये बात हमारा एमसी सुनता है, तो वो कहने लगता है, एक कल्टीवेटर जो कि बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर होगा? देखकर लगता है कि मैं इसको आराम से झेल जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ख़ैर, मुझे उस माउंटेन पर जाना होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चल क्या रहा है ये सब इस दुनिया में। और उन सभी के सभी माइनर्स को भी वार्निंग देता है कि तुम्हें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्योंकि जो एन्स्लेव्ड हैं, वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और तुम लोग भी यहाँ पर नहीं बचोगे, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी यहाँ पर ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रहने वाले। मैंने इन सभी के सभी डीमन्स को यहाँ पर निपटा दिया है। इस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर स्लेव उससे कहने लगता है, माइनिंग स्लेव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद माइटी वन, हमको बचाने के लिए। आप अपना ख़्याल रखिएगा, अब हम चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर हमारा एमसी वहाँ से निकल पड़ता है उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रास्ते में जाते हुए सोचता है कि ये जो रोड है वो कुछ जानी-पहचानी सी क्यों लगने में लगी हुई है? क्या ये वाक़ई में वही यूलिन इमॉर्टल सेक्टर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिससे मैं आया हुआ हूँ? और जैसे ही वो आगे जाकर देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ पर कई सारे सेक्ट के ऐसे डिसिपल्स हैं जो कि मारे पड़े हुए हैं, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और देखता है कि इनके कपड़ों को देखकर तो साफ-साफ पता चलता है कि ये तो इनर सेक्ट के डिसिपल्स हैं, और उन सभी की डेड बॉडीज़ हैं। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है और पता चलता है कि इस गेट पर किसी बंदे को लटका दिया जा चुका है मारकर, और हमें पता चलता है कि ये तो कुछ जाने-पहचाने एल्डर्स हैं। भाई साहब, इसको देखकर दिमाग क्या खराब हुआ होगा हमारे एमसी का। जब हमारा एमसी इसे देखता है तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, और बिना कुछ सोचे-समझे फटाक से जाकर सबसे पहले तो उस लटके हुए एल्डर को वहाँ से निकालता है और ज़मीन पर लिटा देता है, और काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कहने लगता है कि सुप्रीम एल्डर, आपके साथ ये सब किसने कर दिया? जब ये इतना कर ही रहा होता है तभी डीमन्स उसे नोटिस कर लेते हैं।
और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि शिट! यहाँ पर एक ह्यूमन हम पर अटैक करने के लिए घुस चुका है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर किसी भी कॉप्स या फिर किसी भी डेड बॉडी को छू नहीं सकते। लेकिन इन सभी को कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि इस वक़्त हमारे एमसी का दिमाग पूरी तरीके से सन्ना चुका है, भाई पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है। और वो एक गुस्से में आकर उन से तीनों के तीनों डीमन्स को एक झटके में ही मार देता है और सुप्रीम एल्डर्स को अपनी गोद में उठाकर ज़मीन में एक जोर से पैर मारता है, जिससे कि पूरी की पूरी ज़मीन खुद जाती है। अब जबकि सुप्रीम एल्डर यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो ज़मीन खोदने के बाद सबसे पहले तो वो उन्हें दफनाना पसंद करता है, क्योंकि इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और दफनाने के बाद उस सुप्रीम एल्डर की टॉम्ब यहाँ पर बनाकर निकल पड़ता है एक नए सफर पर। दूसरी तरफ हमें एक डीमन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक डीमन जनरल है, जो कि इस पूरे के पूरे इलाके को गार्ड करने में लगा हुआ है। जब ये नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई घुस चुका है, तो वो काफ़ी शॉक होते हुए कहने लगता है, "कौन है बे यहाँ पर? किसने हमला कर दिया है हम पर?" वो इतना सोच ही पा रहा होता है, उतनी ही देर में हमारा एमसी आकर सीधे उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और एक झटके में उसका पूरा का पूरा खोपड़ा निकाल कर हाथों में लेने जाता है। इस वक़्त उसका दिमाग पूरी तरीके से फिरा हुआ है, सोच भी नहीं रही कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जाते-जाते हमारा एमसी एक दरवाजे पर मिलता है और इस वक़्त उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो सीधे जाकर एक मुक्का मारता है ज़ोर से और पूरे के पूरे दरवाजे को तहस-नहस कर देता है। और तभी उस दरवाजे के अंदर एक बंदा देखकर काफ़ी शॉक होता है और तभी हमारा एमसी एंटर मारता है और पता चलता है कि यहाँ पर कोई तो कैद हो रखा है और वो कहने लगता है कि कौन है यहाँ पर? मुझे यहाँ पर बंदी बने हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। क्या तुम उन रिबेल्स के साथ हो? तभी हमारा एमसी जब उस बंदे को देखता है, तो वो तुरंत पहचान जाता है और कहने लगता है कि भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि तुम अभी भी यहाँ पर ज़िंदा हो। और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं फेंग तियानशुओ है, जिसके साथ इसने पहले मिल चुका है। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखे होंगे, तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि आखिरकार ये बंदा कौन है। और जैसे ही ये बंदा हमारे एमसी की वॉइस सुनता है, तो वो तुरंत उसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये तो काफ़ी फ़ैमिलियर है। क्या तुम वाक़ई में जुआंग शीशान हो? हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा उदास है, उसके पास जाता है और वो उससे पूछने लगता है, क्या तुम वाक़ई में जुआंग शीशान हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कैसे? तो हमारे हमें एमसी उसे बताता है, हाँ, जी बिल्कुल ये मैं ही हूँ। आखिरकार तुम्हारी आँखों के साथ क्या हो चुका है? तुम कुछ भी देख नहीं पा रहे हो क्या? अब तुम देख नहीं सकते कुछ भी? तभी ये बताता है कि उन लोगों ने मुझे ज़हर दिया था, जिसके कारण मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ और मैं कुछ भी देख नहीं सकता। भले ही मेरी आँखें कुछ भी नहीं देख सकती, लेकिन मेरे जो इनर विज़न है ना, वो मुझे देखने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या मैं तुम्हारे चेहरे को कुछ पल के लिए छू सकता हूँ? और हमारा एमसी तुरंत एग्री हो जाता है और जैसे ही ये इसके चेहरे को छूता है, तभी इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो शौक के मारे कहने लगता है कि ये तो तुम वाक़ई में हो। आखिरकार तुम्हारी जो उम्र है, वो अभी भी तुम बिल्कुल पहले की तरह कैसे हो? तुम अभी भी ज़िंदा कैसे हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एमसी भी काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? तभी ये सब कुछ बताता है और कहने लगता है कि जो स उस वक़्त सीक्रेट रियलमी में तुम एक स्पेस क्रैक के अंदर घुस चुके थे। सभी लोग यह सोचने में लगे थे कि तुम अब मारे जा चुके हो और तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कितना समय हो चुका है वहाँ से मिसे हुए। तुम्हें 120 यानी कि 120 ईयर्स हो चुके हैं गायब हुए इस वर्ल्ड से। जब हमारे एमसी को ये बात पता चलती है, तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, तुम कहना चाहते हो कि मैं 120 ईयर्स बाद यानी कि फ्यूचर में आ चुका हूँ? आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था ऐसा? तभी वो थोड़ा सोचता है और उसे मन ही मन में कहने लगता है कि इस बंदे को यानी कि जुआंग शीशान को किसी तरीके से स्पेस क्रैक के द्वारा यहाँ पर इस एरा में खींच लिया जा चुका है। अब इस बात से सेंस तो बनता है और तभी वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए एमसी को बताता है कि जब तुम यहाँ से पूरी तरह से डिसिपेयर हो चुके थे, डीमंस ने हमारे इस डिवाइन कंटिनेंट पर हमला बोल दिया था और हमारे पूरी की पूरी ह्यूमन कल्टीवेटर्स को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया है और मॉर्टल रियल्मी को कॉन्कर कर लिया है, जीत लिया है। और जो इमॉर्टल रियल्मी है, वहाँ से हम लोगों ने जब प्रोटेक्शन लेने के बारे में सोचा, तो उन लोगों ने ह्यूमन्स के साथ अपना कनेक्शन बंद कर दिया है और वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। जब हमारा एमसी ये देखता है, तो काफ़ी सुनकर शॉक होता है और मन ही मन में कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो ह्यूमन्स में ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर जो मैंने देखे थे, वो इस तरीके से डीमंस के द्वारा एन्स्लेव्ड क्यों कर रखे हुए हैं। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई एक बैरियर का था ना 2 रियलमीज़ के बीच में, तो आखिरकार वो लोग इसे कैसे तोड़कर आ सकते हैं? ये तो एक अनब्रेकेबल बैरियर है ना, ये कैसे लोग हमारी दुनिया में आने में कामयाब रहे? तो ये बताने लगता है कि एंशिएंट टाइम्स में जो डेसोलेट रियलमी थे, वो ओरिजिनली में डिवाइन कंटिनेंट का एक हिस्सा था। ये बात जानकर हमारा एमसी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो वो उसे बताता है कि उस ह्यूमन्स एंड डीमंस के बीच में जब उस वक़्त एंशिएंट टाइम्स में वॉर हुई थी, तो ये जो ह्यूमन रेस थी, वो डीमन रेस डेसोलेट रियलमी में ही मौजूद थी। वहीं पर एक बहुत बड़ा पावरफुल माइटी फिगर ने डेसोलेट रियलमी और डिवाइन कंटिनेंट को एक दूसरे के साथ अलग कर दिया। बेसिकली देखा जाए तो जो डेसोलेट रियल्म है, वो डिवाइन कंटिनेंट और अदर रियलमी के बीच में एक जो गैप है ना, उसमें है ये।
इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये डिवाइन कंटेनेंट का एक एक्सटेंशन है। अगर इस बैरियर को कोई रीओपन करना चाहता है तो उनके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये बात सुनने के बाद एमसी काफ़ी गुस्से में भर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये तुम्हारे साथ ये किसने किया है? तुम मुझसे ये मत कहना कि हम ह्यूमन्स के बीच में यहाँ पर कोई गद्दार है। तभी ये बताता है कि ये सोर्स है इस डिज़ास्टर का वो कोई और नहीं, बल्कि मैं तुम मुझसे ऑलरेडी मिल चुके हो। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वो वही सेम डीमन है जिससे तुमने उस वक़्त फाइट की थी, और वही कॉर्प्स डीमन जो कि मरने के बाद ज़िंदा वापस होकर आ चुका था, और जो कि सीक्रेट रियल में जिसका द्वारा से जन्म हुआ था, जिसका नाम एटम है, जैसा कि तुम जानते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी और भी तो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इस वो बंदा भी, यानी कि वो डीमन भी मेरे साथ उस स्पेस क्रैक में नहीं घुस गया था, तो आखिरकार ये डीमन अभी भी ज़िंदा कैसे है? जब ये बातें चली रही होती हैं तभी हमारा एमसी का सिस्टम उसके सामने आता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारा जो मेन लाइन टास्क है उस डीमन को मारने का, वो आ चुका है। अगर तुमने इसे कंप्लीट नहीं किया तो डीमन तुम्हें यहाँ से पूरी तरह से इरेज कर दिया जाएगा। अब जबकि जो टास्क, अगर लास्ट एपिसोड तुम लोगों ने देखा होगा, पिछले एपिसोड्स, तो उसमें सिस्टम ने टास्क दिया था उस डीमन को मारने के लिए। अब वो डीमन मरा नहीं है, तो अब सिस्टम उसे पूरी तरह से निपटाना चाहता है क्योंकि टास्क करना, वो कंप्लीट करना फेल हो चुका है। हमारा एमसी अभी भी शॉक में पड़ा होता है, तो एमसी इस बात सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। लगता है कि यहाँ पर एक टोटल तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन सिस्टम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए तैयार होता है हमारे एमसी को और कहने लगता है कि अब तुम्हें इरेज़र शॉक दिया जा रहा है, तुम्हें डायरेक्टली कंप्लीटली इरेज़ किया जाएगा इस टाइमलाइन से, यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी को निपटा दिया जाएगा और एक डायरेक्ट हिट तुम्हें कंप्लीटली एग्जिस्टेंस से मारने के लिए काफ़ी है। और जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए रेडी होता है सिस्टम, हमारा एमसी उस शॉक से बचने के लिए, डॉज करने के लिए रेडी होता है वो भी, और कहने लगता है ज़रा 1 मिनट रुको, मेरा एक बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ भाई, मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो यार। तुम्हें इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड होने की भी ज़रूरत नहीं है ना। क्या तुम ये बात भूल चुके हो उस वक़्त, तब जब तुमने जो मुझे टास्क दिया था, तुमने मुझे कहा था फ़ोर्स कर कि तुम्हें एलिमिनेशन टास्क है, कि तुम्हें उस डीमन को निपटाना है। लेकिन तुमने मुझे ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि एक टाइम लिमिट है, कि कोई टाइम लिमिट तुमने सेट ही नहीं की थी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक मिशन फ़ेल किया ही नहीं है। और जब ये बातें सिस्टम को पता पड़ती है, तो भाई सिस्टम बेचारा, हैं? ऐसा कुछ भी था क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हो। लगता है कि सिस्टम में एक और बग आ चुकी है। और फाइनली हमारा एमसी अपनी जान बचाता है, सिस्टम यहाँ से निकल पड़ता है और कहता है कि इस बार तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी थी, तुम बच गए। भाई सिस्टम चाहता क्या है? तो उसे मारना चाहता है या बचाना चाहता है? जब ये इतना ज़्यादा नॉइज़ सुनने में लगा हुआ था, ये काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है और मन ही मन में सोचता है, क्या लगता है कि ये आवाज़ कैसे आने में लगी हुई है? खैर, उस सब पे ध्यान ना देते हुए वो एमसी को बताता है कि एटम कोई और नहीं, बल्कि मैं डीमन किंग स्टेज पर पहुँच चुका है जब से वो पैदा हुआ था तब से। और उसकी जो पावर है वो कम से कम महायाना स्टेज के बराबर है, और जब वो इस उस स्पेस क्रेक को बचकर सर्वाइव कर जब वापस आया, तो एंटायरली इम्पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ से जिंदा होकर वापस भी आ सके। ये बात सुनकर एमसी काफ़ी शॉक होता है और कहने लगता है कि महायाना स्टेज, अब समझ में आया कि आखिरकार ये बिना किसी दिक्कत के वहाँ से वापस निकलने में कामयाब क्यों रहा, और मैं उसे मारने में नाकामयाब क्यों रहा। अगर ये वाक़ई में उस सीक्रेट रियलमी के रूल्स के लिए नहीं होता कि उसकी पावर को सप्रेस करके रखे, तो शायद मैं वहाँ से ज़िंदा कभी लौट कर भी नहीं आता। मैं तो छोड़ो, कोई भी ज़िंदा लौट कर वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर वो भले ही महायाना स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर है, लेकिन उसके पास इतनी पावर फिर भी नहीं है कि वो उन 2 रियलमी के बैरियर्स के बीच के जो बैरियर्स है ना, उसे तोड़कर इतना ज़्यादा पावरफुल बन सके और अपने साथी को बुला सके। तो आखिरकार उसने ये मैनेज किया तो किया कैसे? तभी ये उसको बताने के लिए होता है कि उसने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया, लेकिन तब भी नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इसकी जो इनर आइज़ है, वो 2 डीमन्स को आते हुए नोटिस कर लेती हैं और शॉक होते हुए एमसी को बताने लगता है कि अरे नहीं, जो 2 डीमन्स हैं किंग लेवल डीमन्स के, वो हमारे नज़दीक आते जा रहे हैं। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके एंडलेस सी की तरफ जाओ। हमारा जो बेस है वो वहाँ पर लोकेटेड है। जब एमसी को ये बात पता चलती है, तो वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है, जो डीमन किंग लेवल की जो अगर कल्टीवेशन को देखा जाए, तो वो कम से कम महायाना स्टेज तो होंगे। क्या मैं वाक़ई में उसे हराने के लिए कैपेबल हूँ? मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है ही नहीं। तो वो अपने सिस्टम को बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार जो मेरे फिज़िकल एट्रिब्यूट्स हैं अभी इस वक़्त वो कितने हैं? जब भी सिस्टम उसे बताता है और बताता है कि तुम्हारे पास अभी भी 2000 फिज़िकल एट्रिब्यूट्स पड़े हुए हैं। ये देखकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और समझ नहीं पा रहा होता कि चल क्या रहा है ये सब? और पूछने लगता है कि आखिरकार मेरे पास इतने ज़्यादा जो एट्रिब्यूट हैं, फिज़िकल एट्रिब्यूट्स सडनली कैसे इंक्रीज़ हो गए बिना कुछ किए हुए? तो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि ये टेम्पोरल जो टॉरेंट जहाँ से तुम आए थे उस स्पेस क्रैक के अंदर से, वहाँ पर जो समय था ना, वो एक अलग तरीके से चलने में लगा हुआ था। जिससे कि जो होस्ट की फिज़िकल वो एट्रिब्यूट्स हैं, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो गए, समय की टाइमलाइन से अगर देखा जाए तो। ये बात सुनकर एमसी सोचता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो ये स्पेस क्रैक के कारण हो चुका है। अगर बात करें उस सेंसेशन के बारे में जहाँ पर जब मेरी बॉडी को फ़ील होने में लगे हुए थे, वो वाक़ई में उस हॉली हार्ट डॉग फायर को जब मैंने एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश की थी, उससे भी भयंकर और गंदा तरीके से पेन हुआ था। मैंने वाक़ई में सोचा था उस वक़्त कि मैं मरने वाला हूँ। तो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है कि जो टाइम एरोज़न एक्सपीरियंस किया था होस्ट ने उस रिवर ऑफ टाइम में,
यानी कि उस समय की नदी में। अब जैसा कि तुम जानते हो कि होस्ट के पास मैं हूँ, यानी कि मसल कल्टीवेशन सिस्टम, तो तुम डायरेक्टली मरोगे नहीं, बल्कि वो होस्ट की जो मसल है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, वो टाइम के साथ साथ ग्रो हो चुकी हैं। ये बात सुनकर हमारा एमसी सोचते हुए क्या लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार उस रिवर ऑफ टाइम के अंदर जाने के बाद भी मैं मरा क्यों नहीं। तभी सिस्टम उसे तीसरा पॉइंट बताता है कि जो होस्ट ट्रेवल कर चुका है कम से कम 100 सालों से ज्यादा, 120 साल तक क्रॉस कर चुका है, तो उसकी जो मसल फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो समय के साथ साथ काउंट हुए हैं। जानने की इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कम से कम 100 ऑफ ईयर्स की प्रोग्रेस तुमने एक झटके में पा ली, और इसी कारण से तुम्हारे पास 2000 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मौजूद है, जो कि होस्ट की लिमिट अभी तक क्रॉस नहीं हुई है। जो लिमिटेशन है होस्ट का करंट एडवांस, देखा जाए इसकी जो एडवांस कर सकता है मसल स्टेज के बारे में, उसे तुम्हें खुद अनलॉक करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज स्टेज की मसल कल्टीवेशन करने के लिए। जैसे जिसके बाद तुम्हारे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे एक्सप्लोसिव ग्रोथ को। तभी हमारा एमसी सोचता है और कहने लगता है कि मेरे पास 300 फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे उस समय पर, और मैं ऑलरेडी कम से कम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के किसी भी डीमंस या किसी भी बंदे को, कल्टिवेटर को हरा सकता था। अब जबकि मेरे पास 2000 प्लस हैं, तो किसी महायाना स्टेज के हराना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई हार्ड बात होगी। और तभी हमारा एमसी उसको बताता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बस एक मेयर डीमन किंग है, वो मेरा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। तभी ये उसे बताता है कि नहीं, तुम्हें ये जगह छोड़कर जल्द से जल्द जाना होगा। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा होता। तभी ये बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी अभी भी उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हूँ, तो वो मेरी लाइफ नहीं लेंगे, वो मुझे नहीं मारेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, जुआंग शीशान, तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। और अब जबकि तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो, तो तुम इस ह्यूमैनिटी की एक्स्ट्रा ट्रम्प कार्ड बन जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने दुश्मन को इस तरीके से अलर्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें रुकना नहीं होगा, एंडलेस सी पर जाओ और हमारे बेस को ढूंढ कर लेकर आओ। और इस बार का जो अटैक तुमने किया है, उन डीमंस को ऐसा लगेगा जैसे कि किसी अनदर ह्यूमन रिबेलियन ने हम पर, मुझे बचाने के लिए फिर से अटैक किया है। ये बात सुनकर एमसी उससे चैन की सांस लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। और हमारा एमसी अपनी फुल स्पीड से वहां से निकल पड़ता है, और अगले ही पल हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि इसको मारने में लगे हैं बुरी तरीके से। और मारते मारते कहता है अपने साथी से कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा स्टबर्न है, ये वाकई में हमें कुछ भी नहीं बताने में लगा हुआ है, आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है। और एक बार फिर से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि जो अटैक था वो वाकई में किसी ह्यूमन रिबेलियन के द्वारा फिर से अटैक किया गया था। तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा आखिरकार बेस कहाँ पर है, तुम मुझे लोकेशन दो उसकी। लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता उन लोगों को। तभी उनमें से एक डीमन आता है और कहने लगता है कि यार इसके बारे में भूल जाओ, हम इससे ज्यादा ना पूछें तो ही बेटर रहेगा। अगर हम वाकई में इससे कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते, तो हमें इसे जिंदा रखने का मतलब भी क्या है, हमें सीधे इसे मार देना चाहिए। और हमें सोल डेवियोरर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इससे सच्चाई बाहर निकलवा सकें। ये बात सुनने के बाद ये काफी शॉक होता है और क्या लगता है, सोल डेवियोरर, शिट, अब मैं क्या करूं। तभी ये डीमन उसको जमीन पर जोर से दे मारता है और कहने लगता है कि मुझ जैसे के लिए, जो कि एक पीक डीमन किंग स्टेज का बंदा है, आई मीन डीमन है, मैं सोल डेवियोर के मेथड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तो और इसका इस्तेमाल कर कर मैं जो इंफॉर्मेशन चाहूँ, मैं उस इंफॉर्मेशन को ले सकता हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं जिस टारगेट की मैंने सोल को एब्जॉर्ब किया है, डेवियोर किया है या फिर खाया है, उसकी मैं एक एबिलिटी को भी निकाल सकता हूँ। और तभी वो डीमन आगे बढ़ता है उसके सोल को निकालने के लिए, और उससे बोलता है कि यह तुम्हारा एक आखिरी चांस है, तुम मुझे जल्दी बताओ। लेकिन इसे इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सभी बातों से, और उनसे क्या लगता है कि तुम्हारा जो गोल है वो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे उसमें। तभी जो डीमन है वो हमारे इस बंदे के सोल को अपने उससे शरीर से बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही ऐसा होता है, तभी यह बंदा यहीं पर मारा जाता है। और जैसे ही सोल जब उसकी बाहर आ जाती है, तो वो डीमन उसे एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, मुंह की तरह खाने में लगा हुआ भाई। और जबकि ये बंदा मर चुका है, तो मरते मरते कहने लगता है भाई अब तो हो गया कल्याण। खैर, उसने जब डीमन ने उसकी सोल को खा लिया है, तो वो कह बताता है कि पूरी तरीके से सब कुछ ब्लरी हो चुका है। ये बात डीमन नहीं कह रहा है, ये बात ये बंदा कहने में लगा हुआ है कि सब कुछ फ्यूचर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब ह्यूमैनिटी के पास कोई होप बची ही नहीं है। लेकिन जब तुम मेरे सामने आए, तो मैंने फाइनली फाइनली फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर देखा जो बच सकता है। और उसे बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि यह पॉसिबल कर सकता है। और फाइनली जब ये मर चुका है, दूसरी तरफ कहानी जाती है इस डीमन की तरफ, जो कि उसके सोल को डेव्योर कर चुका है, खा चुका है। और उसे काफी अजीब सा पेन महसूस होता है। तो दूसरा डीमन उससे पूछता है, तो तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली क्या। तो डीमन कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी एक फेट मास्टर से, इस बंदे ने अपनी खुद की मेमोरीज को मरने से पहले पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी कंप्लीटली इरेज करना भूल गया, मतलब कामयाब नहीं रह पाया। यहाँ पर अभी भी एक छोटा सा क्लू लेफ्ट बचा हुआ है,
जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके जो पीपल थे, जो लोग यहाँ पर अटैक करने आया था, उसने कहा था कि वो उसे एंडलेस सी की तरफ भेज दे। ये बात सुनकर दूसरा डीमन कहने लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। अब हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए और उनका पीछा करना चाहिए। अब जब को इनको लोकेशन मिल चुकी है, फटाक से निकल पड़ते हैं फुल स्पीड में हमारे एमसी का पीछा करने के लिए। तो दूसरी तरफ कहानी जाती है हमारे एमसी पर, जो कि एंडलेस सी की तरफ भर पड़ता है फुल स्पीड में और सोचते-सोचते जा रहा होता है कि जो एंडलेस सी की लोकेशन जो मिली है, वो साउदर्न मोस्ट एज पर है, साउदर्न रीजन की तरफ। अगर मुझे वहाँ पर पहुँचना है, तो मुझे कम से कम 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। जब ये यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी ये नोटिस करता है 2 लोगों को और पता चलता है कि ये कोई और नहीं, बल्कि में वही डीमन्स हैं, जो कि हमारे एमसी तक पहुँच चुके हैं। एमसी देखकर इसे काफ़ी शॉक होता है और कहने लगता है, "क्या ये दोनों के डीमन्स यहाँ पर आने में कामयाब कैसे रहे? ये इनका जो ऑरा है, मैं वाक़ई में इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग मुझे कैसे ढूँढने में कामयाब रहे? मेरे पास तो कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं, तो इन लोगों ने मेरी लोकेशन का पता कैसे लगाया? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन लोगों ने फेंग तियान्सियो के से कुछ निकलवा लिया है, उगलवा लिया है, लेकिन कैसे? तभी ये डीमन्स एमसी को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है ये सब? यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बंदा था अटैक करने वाला। तभी दूसरा डीमन कहने लगता है कि तुम्हें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। इस बंदे ने डीमन जनरल को हटा दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, हरा दिया गार्ड जो था हमारा। तभी उनमें से एक डीमन एक गार्ड निकालता है और उसका इस्तेमाल करने लगता है एमसी को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। जब हमारा एमसी उसको देखता है तो वो काफ़ी शॉक होता है और पता चलता है कि उसमें सक्शन पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो एमसी को पूरी तरीके से एब्ज़ॉर्ब करने की सोचने लगता है आर्टिफ़ैक्ट। शीशा ने उसे तुरंत पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये तो एक मैजिकल आर्टिफ़ैक्ट है। अगर मैं वाक़ई में इसके अंदर चला गया तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी और काफ़ी ट्रबल परेशानी वाली बात हो जाएगी। मुझे इससे भागना चाहिए और हमारा एमसी भागने लगता है ज़ोर-ज़ोर से फुल स्पीड में। जब इस गार्ड के अंदर नहीं जा पा रहा होता हमारा एमसी तो डीमन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि जो पर्पल गोल्ड गार्ड है, वो भी इसे अंदर से पूरी तरीके से शक नहीं कर सकता। अब जबकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो डीमन आकर सीधे एमसी के सामने खड़ा होकर उसे एक जोरदार किक मारता है और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी-सी मदद कर देता हूँ। अब एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो उस गार्ड के अंदर घुस जाता है और डीमन उससे कहने लगता है हँसते-हँसते, "किड बच्चे, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ से बचकर निकल भी पाओगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँगा और तुम मुझे सच-सच जवाब दोगे उसका।" तभी इस गार्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी गोल-गोल चक्कर लगाने में लगा होता है और सेंटर में जो आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, वो एक ऐसा लिक्विड है, अगर उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बॉडी टच भी हो गई, तो पूरी तरीके से गलकर गायब हो जाएगा। लेकिन हमारा एमजी को इन सभी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये दौड़ना जारी रखता है और कहने लगता है कि तुम्हें वाक़ई में ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो स्मॉल सा गार्ड है, वो मुझे रोक सकता है? कोई चांस ही च नहीं है। तो वो डीमन हमारे एमसी को धमकाता है और उससे कहने लगता है, "अगर तुमने मुझे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो तुम कुछ ही मोमेंट में यहाँ पर एक खून का धब्बा बन के रह जाओगे।" लेकिन एमसी इनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहने लगता है कि जो वाटर का वो जो है, वाटर दिखने में लगा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके अंदर तो ना गिरने वाला और वो दौड़ना जारी रखता है। जब ये दौड़ता है हमारा एमसी तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन होती है, जिसको देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है डीमन और कहने लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस पर्पल गोल्ड गार्ड से। और तभी हमारा एमसी उस गार्ड से मुक्का देकर बाहर निकलता है और उस डीमन को एक जोरदार खींच के जोर से बजाता है, जिसके कारण वो डीमन दूर जाकर गिरता है। पूरी तरह से कन्फ्यूज़्ड चिल्लाता है कि ये कैसे बाहर निकला? ये एक्चुअली में मैनेज करने में कामयाब रहा कि इस पर्पल गोल्ड गार्ड से बाहर निकलने में। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इस पर्सन की जो कल्टीवेशन लेवल है, वो लगता है कि वो हमने जितना सोची थी, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है ये बंदा। तभी दूसरा बंदा डीमन आता है और उससे कहने लगता है कि एक ऐसा बंदा जो कि डीमन किंग को नॉकआउट कर सकता है एक ही पंच में, वो कोई नॉर्मल तो हो नहीं सकता। अगर वाक़ई में ऐसी बात है, तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर कर आता हूँ और ये पीक डीमन किंग है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो एमसी पर एक झटके में पीछे से पहुँच जाता है और एमसी उसे नोटिस भी नहीं कर पाता और जब एमसी तब तक नोटिस करता है, तब तक वो उसके चेहरों को पकड़कर हमारे एमसी के ऊपर सोल डेव्यूरर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि उसे सारी की सारी जानकारी हासिल कर सके। लेकिन ऐसा करते वक़्त हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, उसकी सोल तो छोड़ो, वो उसको हाथ भी नहीं लगा पाता। हमारा एमसी तुरंत उसके हाथ को काट लेता है, जिससे कि इस डीमन को काफ़ी पेन होता है और उसे छोड़ना ही पड़ता है। डीमन काफ़ी घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। ये बंदा एक्चुअली में इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और अगले ही पल देखता है कि हमारा एमसी तो वहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन कहाँ गया? और पता चलता है कि हमारा एमसी तो पीछे जाकर सीधे अपनी नी का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन में जोर से दे मारता है और वो डीमन इतनी दूर जाकर गिरता है कि इसका तो क्या ही बोलूँ अब मैं। दूसरे डीमन को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो उसे गालियाँ देता है, "तुम लिटिल ब्रैट कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के साथ ऐसा करने की?" और अपने ब्रदर को बचाने के लिए, ब्रदर डीमन को बचाने के लिए दूसरा वाला डीमन भी कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए एमसी पर और तभी उन तीनों के बीच में आपस में फाइट होना चालू हो जाती है। आई मीन 2 डीमन्स और हमारा एमसी उनके सभी के अटैक से बचता है।
जब इतने पावरफुल लोगों के बीच में फाइट होती है तो आसपास का इलाका कहाँ से बच जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी उनमें से जो दूसरा डीमन था वो दूर से देखता है और देखकर कहने लगता है कि आखिरकार साउदर्न टेरिटरी में, इस साउदर्न इलाके में इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा कहाँ से आ चुका है अचानक से। ये एक्चुअली में इतना पावरफुल है, ये पीक डीमन किंग से भी मुकाबला करने में कामयाब रहा। अगर ये वाकई में ऐसी बात है तो चलो मैं अपने ब्रदर की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। और जैसे वो पीछे से उस पर अटैक करने के लिए जारी रहा होता है तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अभी भी उसको धूम धड़ाके से पीटने में लगा हुआ है। दोनों के बीच में बराबर का मुकाबला हो रहा है। तभी अचानक से हमारा एमसी नोटिस करता है कि उसके हाथों को किसी चीज से बांध दिया जा चुका है, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तभी दूसरा डीमन आकर सीधे उसके मुंह पर जोरदार किक मारता है अपने दोनों पैरों से, जिससे कि एमसी को वहां पर चोट लगती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। लेकिन इससे इसका दिमाग सटक जाता है और एक ही झटके में जिस चीज से वो बंधा हुआ था उस चीज को ही तोड़ देता है। डीमन सभी भी हार नहीं मानते और तभी एक कल्डरन उसके ऊपर बुला लेते हैं और उस कल्डरन के साइज को वो इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि अब मैं कैसे ही बताऊं कितना बड़ा कर देते हैं, देख ही सकता है आप सभी को। और हमारे एमसी से देखकर काफी घबराता, घबराना तो नहीं कह सकते हो, शॉकिंग ज़रूर कह सकते हो। और हमारा एमसी से बचने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जे कल्टन एक ऐसी एनर्जी फ़ील्ड फ़ील्ड बना लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि पूरा नीचे का इलाका ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और घबराते हुए कहने लगता है कि शिट! मैं तो यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुका हूँ। डीमन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं, तुम इस बंदे को वाक़ई में मारने के बारे में सोचने में लगी हुई हो क्या? तभी दूसरा डीमन उसे बताता है कि अब अलग अगर हम लोग इसे यहीं पर मार देते हैं, तो हम इसकी सोल को डेव्योर कर इसकी टेक्निक का पता लगा सकते हैं कि ये क्या करना चाहता है। और वैसे भी हम चाहे इससे ज़िंदा रहकर पूछें या मरने के बाद पूछें, रिज़ल्ट तो वैसे भी सेम ही आने वाला है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वो उस कल्टरन की पावर को बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ा देता है और जब इसकी लेवल का पावर बढ़ता है, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं कि वो लोग को इम्प्ले ना करे, उनसे कोई उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना कम से कम। और ये देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं डीमन। और तभी आस-पास का पूरा जो माउंटेन है, वो उस कल्टरन के पावर के कारण पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन नीचे दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी बिना किसी दिक्कत के उस कल्टरन को अपने हाथों से सँभाला हुआ है। भले ही उसके मुँह से कितना भी खून क्यों ना निकले, वो अभी भी उसको अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हाथों से पकड़ने में कामयाब रहता है। इनका ब युद्ध इतना भयानक होता है कि पूरे के पूरा माउंटेन तो छोड़ो, पूरे के पूरे जंगल की वाट लग जाती है। आस-पास के जो छोटे-मोटे स्मॉल डीमन्स होते हैं, जंगली बीस्ट होते हैं, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और ऐसा होते-होते तभी हमें एक अजीब-से बंदे को दिखाया जाता है और वहाँ पर खड़ा हुआ था, सबकी सारी की सारी फाइट को देख रहा है। अगर आप सभी लोगों ने जिसने भी पुराने एपिसोड देखकर आया होगा, तो वो समझ ही गया होगा कि आखिरकार यहाँ पर ये बंदा कौन है। तो वो कहने लगता कि कौन आ चुका है यहाँ पर और किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो चुकी है कि मेरे 10,000 डीमन माउंटेन रेंज के अंदर डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, पूरी तरीके से तबाही मचाने में लगा हुआ है। जब हर तरफ सिर्फ धुआँ ही धुआँ होता है, तभी अचानक से दिखाया जाता है कि वो कल्डरन ऊपर की तरफ उठ रहा है और पता चलता है कि उसे उठाने वाला कोई और ना हमारा एमसी ही निकलता है। जिसको देखकर डीमन घबरा जाते हैं और कहने लगता है कि शिट! ये पता भी है कि आखिरकार ये क्या है? ये स्वॉर्ड डाउ साइड के एल्डर का एक ट्रेज़र है, ट्रेज़र। और ये बंदा बिना किसी दिक्कत के उसे उठाने में कामयाब रहा। अब ये डीमन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो सीधे हमारे एमसी पर कूद पड़ता है और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी-सी मदद कर देता हूँ। और वो डीमन अपनी बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए आगे बढ़ता है और एक बहुत बड़ा बीस्ट और जायंट बन जाता है और उस कल्डरन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा प्रेशर दे सके। और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो टूटी हुई जगह थी वो तो और भी ज़्यादा टूट जाती है। तभी वहाँ से ब्लैक फ्लेम्स निकलती हैं और कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो सकी है यहाँ पर इतना कियोस्क मचाने की, तबाही मचाने की 10,000 डीमन माउंटेन रेंज में। जब ये डीमन एक अटैक आते हुए देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वापस से अपनी औकात पे आ जाता है ये डीमन। जब दोनों के दोनों डीमन साइड में होते तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि कितनी इस किसकी इतनी हिम्मत हो गई भैया, किसकी? जो हमारे डीमन रेसेस के एक्शन में इंटरफेयर करने में लगे हुए हैं हमारे काम के बीच में। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक डीमन सेंट रहता है जो कि महायाना स्टेज के बराबर होता है 10,000 डीमन माउंटेन रेंज में। अगर ये वाक़ई में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो हमें रोक सके, तो ये बंदा वही होगा। तभी कई सारे उड़ते हुए कौवे ब्लैक कलर के आने लगते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं उनको और पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैक चिकन है, जिसको हमारा एमसी ने बचाया था। भाई ब्लैक ही वापस से आ चुका है, जिसको देखकर ये काफ़ी घबरा जाते हैं डीमन्स और कहने लगते हैं कि ये ऑरा, ये तो व रियली में वही है। जहाँ पर इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बूढ़ा-सा हो चुका है। इसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वैसे कल्टीवेटर्स की तो एज तो काफ़ी इतनी जल्दी नहीं कम होनी चाहिए यार। ख़ैर व्हाटएवर, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहने लगता है कि अच्छा तो ये डीमन रेस है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हो मेरे इलाके के अंदर? तभी हमारा एमसी बाहर निकलता है और एक पंच में उस पूरी की पूरी कल्डरन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब कल्डरन पूरी तरीके से बीच में से टूटकर डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये तीनों के तीनों देखकर उस चीज़ को पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि क्या चलने में लगा हुआ है। जब डीमन उसे देखता है तो उसका मुँह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये पता है, एक टॉप टियर हेवन ग्रेड आर्टिफैक्ट है, एक सुप्रीम ट्रेज़र जो कि डिवाइन ग्रेड आर्टिफैक्ट से सिर्फ़ थोड़ा-सा ही नीचे है, लेकिन ये बंदा इसे तोड़ने में कामयाब रहा। कैसे? जब एमसी बाहर निकलता है तो कहने लगता है कि ओह! इस चीज़ ने ऑलमोस्ट मुझे क्रश्ड कर दिया था। जब ये ब्लैकी अपना चिकन भाई देखता है और कहने लगता है कि इस ब्लैक फिनिश देखकर कहने लगता है कि व्हाट?
तुम एक्चुअली में ज़िंदा हो जुआंग शीशान। जब एमसी उसकी आवाज़ सुनता है तो कहने लगता है कि ओह! ये तो वाक़ई में वही लिटिल ब्लैक चिकन है। तभी ब्लैक चिकन उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम एक्चुअली में अभी तक ज़िंदा कैसे हो? और ज़रा 1 मिनट रुको, तुम ज़िंदा हो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो उम्र है वो अभी भी बढ़ी क्यों नहीं है? तो एमसी उसे बताने लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। तभी डीमन्स उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी यहाँ पर डीमन नहीं हो? तो तुम एक ह्यूमन की मदद क्यों करने में लगे हुए हो? तभी वो बताता है ब्लैक चिकन, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये पर्सन थोड़ा-सा स्पेशल है। तुम इसके साथ पंगे ना लो तो ही बेटर रहेगा। तभी वो डीमन कहता है अगर वाक़ई में ऐसी बात तो तुम भी इस बंदे के साथ मारे जा सकते हो। और जैसे ही वो ब्लैक चिकन पर अटैक करता है तो वो भी कहाँ हार मानने वाला है। वो भी अपनी ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे फाइट करने लगता है। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि लिटिल ब्लैक चिकन आखिरकार तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा है? तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो? तो ब्लैक चिकन बताने लगता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले समय में तुमने मुझे एक ऐसी बॉडी दी थी, फिज़िकल बॉडी दी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और अब मैं अपनी ओल्ड पीक स्ट्रेंथ जिस वक़्त उस मोमेंट पे था, मैं उससे भी ज़्यादा पावर बन चुका हूँ। मैं उतना ही नहीं, बल्कि मैं और पावरफुल हो चुका हूँ और मैं कम से कम लेट महायाना स्टेज पर पहुँच चुका हूँ। तभी अचानक से ब्लैक चिकन एक अजीब-सा ऑरा को नोटिस करता है और इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो डीमन उसे बताने लगता है कि तुमने शायद से इसे नोटिस कर लिया है, जिससे पहले कि हम लोग वहाँ पर निकले थे तुमसे फाइट करने के लिए, आई मीन इस बंदे को ढूँढने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पर अपने डीमन एम्परर को, जो कि हम पर रूल करते हैं पूरे के पूरे इस वेस्टलैंड पर, इस इलाके पर, उन्हें ऑलरेडी मैसेज भेज दिया है। वो जल्दी यहाँ पर आ जाएँगे और तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो जल्दी। जब ये बात ब्लैक चिकन को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक से भर जाता है और कहने लगता है कि डीमन एम्परर, इसकी जो कल्टीवेशन है वो कम से कम ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज पर तो होगी ही होगी। तो वो एमसी से कहने लगता है कि अब तुम जबकि यहाँ पर आ चुके हो तो तुम ज़रूरी एंडलेस सी के बेस पर पहुँच रहे होगे। मैंने सही कहा ना? तो एमसी बताता है तुमने बिल्कुल सही समझा। और तभी ब्लैक चिकन उसके माथे पर अपनी 2 उँगलियों को रखता है और एक अजीब-सा करंट दौड़ता है और उसे कुछ समझ में आता है और एमसी उससे पूछने लगता है कि तुमने जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो किस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं? तो ब्लैक चिकन उसे बताने लगता है कि ये वही एग्ज़ैक्ट लोकेशन है बेस की। तुम्हें यहाँ से जाना होगा सबसे पहले। मैं इन लोगों को यहाँ पर रोक कर रखता हूँ। ये बात सुनकर एमसी घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम आखिरकार तुम किस तरीके से बचकर निकलोगे यहाँ पे? तो वो फ्लेक्स मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि मैं एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स हूँ और उस समय पर यहाँ तक कि जो इम्पीरियल फॉरेस्ट एल्डर थे, वो भी मेरा कुछ ना उखाड़ पाए थे और ये पैथेटिक डीमन रेस है, ये तो मेरा कुछ ना कर पाएँगे, कुछ हाथ भी ना लगा पाएँगे और मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हूँ इस एरिया से और मेरे पास मेरे खुद के तरीके हैं जहाँ से बचकर भागने के लिए। तो एमसी ये बात समझ जाता है और कहने लगता है कि तो अगर ऐसी बात है, तो तुम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। तभी ब्लैक चिकन उसे रोकता है और कहने लगता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी जो ब्लैक चिकन है वो हमारे एमसी की पूरे कपड़े को वापस से बिल्कुल परफेक्टली ठीक कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे मास्टर हो, आखिरकार तुम इतनी बुरी तरीके से कैसे कपड़े पहनकर जा सकते हो? अब जबकि मैंने ठीक कर दिए हैं कपड़े, अब तुम यहाँ से निकल लो। जब मैं वापस आऊँगा तब हम लोग प्रॉपर्ली चैट करेंगे, बात करेंगे। इनकी बातचीत चल ही रही होती है, तभी वो डीमन्स भी इनकी बात सुन लेते हैं और कहने लगते हैं, ओह! तो तुम बचकर निकलने की सोच रहे हो? ये इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला। तभी हमारा जो ब्लैक चिकन है, वो एक अजीब-सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, ब्लैक विंड्स ट्रू फॉर्म, और उसके मुँह से काला-सा काला धुआँ निकल पड़ता है और पता चलता है जो डीमन एम्परर है, वो भी यहाँ पर जल्दी आने वाला होगा। तो चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को यहाँ पर पकड़ कर रखना पड़ेगा, रोक कर रखना पड़ेगा और उस जियांग शीशान को निकलने का एक मौका देना पड़ेगा। तो ब्लैक चिकन अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, ब्लैक फिनिक्स के रूप में। जब ब्लैक चिकन उन लोगों को अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है, ये देखकर ये दोनों डीविएंट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि जैसा कि हमने सोचा था, तो डीमन सेंट ने अपनी फाइनली ट्रू फॉर्म दिखा दिया यहाँ पे। तो ये डीमन्स भी कहाँ हार मानने वाले, तो वो भी अपनी गोलेम हेरेटिक टेक्निक का वापस से इस्तेमाल करता है और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जैसे कि पहले हुआ। और ये शैडो जैसा ब्लैक कलर का जो डीमन है, वो पर्पल कलर का जो भी है, वो बाहर निकलता है उससे फाइट करने के लिए और ब्लैक चिकन और इसके दोनों के बीच में पूरी तरीके से घमासान युद्ध चालू हो जाता है। तभी ब्लैक चिकन यहाँ पर अपनी एपोकलिप्टिक थंडर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि इस डीमन को काफ़ी ज़्यादा चोट तो लगती है, पर दूसरा वाला डीमन है वो उसे सपोर्ट देने के लिए रेडी है और वो अपनी 5 एलिमेंट सील का इस्तेमाल करता है, जिससे कि आसमान में थंडर निकल पड़ती है और उसमें से कई सारी स्वॉर्ड्स निकलती हैं थंडर की और जो पिलर्स हैं, जिसके कारण उस ब्लैक चिकन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और पूरी तरह से दबा दिया जाता है हमारे इस ब्लैक चिकन को और मनी-मनी में कहने लगता है कि मुझे तो पूरी तरीके से पैरालाइज़ कर दिया जा चुका है। तभी ये डीमन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ब्लैक चिकन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि अब तो तुम बेटा गए बेटे। तभी ब्लैक चिकन यहाँ पर अपने सोल डिपार्चर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन सोल अभी भी बची रहेगी और एक बार फिर से उन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय ना होने के कारण वो वापस से अपनी सोल को अपनी बॉडी में डाल देता है और सोल डेवियोरिंग ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और उस डीमन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है
दूसरी तरफ देखा जाता है कि हमारा एमसी निकल पड़ा है अपने सफर पर, काफ़ी स्पीड में जा रहा है और जाते-जाते मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये वही एंडलेस सी है जो मैं सोच रहा हूँ और हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर मुझे समंदर ही दिखाई दे रहा है। मैंने फाइनली 10,000 डीमन माउंटेन रेंज को क्रॉस कर लिया है और जबकि हमारा एमसी उड़ नहीं सकता है तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है उस पानी पर दौड़ने के अलावा। फाइट शिफ्ट होती है वापस से इस ब्लैक चिकन की तरफ जहाँ पर डीमन और ब्लैक चिकन के बीच में फाइट हो रही है। तभी वो थोड़े से मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक चिकन वहाँ से निकल पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए और हँसते हुए निकलते क्या लगता है कि मैंने वहाँ पर अपना क्लोन छोड़ दिया है ताकि वो उनकी थोड़ी-सी खातिरदारी कर सके और समय निकाल सके। मुझे यहाँ से जल्दी-जल्दी निकलना पड़ेगा। जब ये जा रहा तो ये कुछ अजीब-सा चीज़ को नोटिस करता है ब्लैक चिकन और जाते-जाते बताता है कि मैंने इस पूरे के पूरे इलाके को अपने टेरिटरी यानी कि अपने इलाके में रूल करने के लिए कब्ज़ा कर लिया था और डिक्लेयर कर दिया था। सरफेस पे अगर देखा जाए तो मैं वाक़ई में किसी भी ह्यूमन एंड डीमन्स के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो मैं बस यहाँ पर एक बफर ज़ोन को एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था, जो कि एक ह्यूमन बेस के रियर की तरह काम करेगा। अब जबकि मैंने इनकी इतनी ज़्यादा मदद कर दी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मान सकते हो कि जो मेरी मदद की थी, मेरी काइंडनेस दिखाई थी मुझ पर, उसका मैंने बदला चुका दिया है। ब्लैक चिकन जाते-जाते फिर से उसी जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो ये कुछ अजीब-सा तो नोटिस करता है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे और देखते हुए क्या लगता है कि मैं अभी-अभी यहाँ पर नहीं था? इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक डेजा वू जैसा लगने में लगा हुआ है। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। एक बार फिर से ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले, वो घूम फिर कर वापस से यहीं पर आ जाता है और इसे ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। अब जबकि ये बार-बार लौटकर यहीं पर आ रहा है, तो वो रुकता है और समझ जाता है कि मैं एक लूप के अंदर फँस चुका हूँ। क्या ये वाक़ई में किसी तरह का कोई इल्यूज़न है या फिर मैं किसी फ़ॉर्मेशन के अंदर फँस चुका हूँ? और तभी वो अपनी देखता है कि बहुत ज़्यादा किसी पावरफुल अटैक हुआ है इसके ऊपर और ज़मीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा जायंट हैंड नीचे से निकलता है और उसकी जहाँ पर वो हमारा ब्लैक चिकन खड़ा हुआ है, पूरे की पूरी जगह वो उठाने लगता है और जिसको देखकर वो कन्फ्यूज़ होता है, पूछता है कि ये क्या चल रहा है? और इस बड़े से हैंड ने पूरे के पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में भर लिया है और ऐसा करने वाला कौन? पता नहीं और पता चलता है कि ये वही डीमन एम्परर है जिसको मदद भेजी थी और वो इन्हें बचाने के लिए आ चुका है, पूरे के पूरे इलाके को रूल करता है और यूनिवर्स इन माय हैंड माने कि मेरे ही हाथ में है भाई पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ऐसा समझता है। इस टेक्निक का यूज़ करता है जिससे कि वो इस पूरे के पूरे आइलैंड, प्लैनेट या पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को अपने हाथों में उठा लिया है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे इस ब्लैक चिकन की हालत खराब हो चुकी है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी को कई सारे स्पेयर से या फिर कुछ भी समझ लो चारों तरफ से छेद दिया जा चुका है, छेदी सिंह बना दिया इसे तो। तभी डीमन्स आते हैं और कहने लगते हैं कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी एक डीमन एम्परर से, इसे एफर्टलेसली मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के इसको निपटा दिया हमारे बॉस ने। तभी इनका बॉस आता है और उनसे कहने लगता है कि अब तुम मेरे हाथों में हो, अब तुम्हें हंट करना मेरे लिए ऐसा है अब मैं क्या बोलूँ यार पीस ऑफ केक है बस। और तभी बाहर निकलते हुए बताता है कि अब मैं तुम्हारी सोल को पूरी तरह से डेवोर करूँगा और पता लगा लूँगा सब कुछ। दूसरी तरफ हमें एंडलेस सी का सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी जा रहा है इसकी तरफ और एक छोटा-सा, एक बहुत ही छोटे से आइलैंड पर एक घर बना हुआ है और यहीं पर हमारे एमसी के सेट के कई सारे डिसिपल्स गार्ड करने में लगे हैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह। तभी उनमें से एक बंदा कुछ अजीब-सा नोटिस करता है और देखता है कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रफ़्तार से एक चीज़ उनकी तरफ बढ़ने में लगी हुई है और वो बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है। कोई अननोन चीज़ जिसे हम जानते नहीं, वो हमारे आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। जल्दी से जाओ और सभी को इस बारे में नोटिफ़ाई कर दो। तभी उनमें से एक बंदा जो बगल में खड़ा हुआ था, वो एक घंटा उठाता है और ज़ोर से टन से बजा देता है। जिससे कि पूरे के पूरे आइलैंड को इसके आने की खबर मिल जाती है। तभी वहाँ पर जितने भी जाने-पहचाने पुराने लोग हैं, वो सब के सब लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो। तभी ये बोलता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है? क्या हमारी जो लोकेशन है वो एक्सपोज़ हो चुकी है? एक और बंदा आता है और कहने लगता है कि जो एंडलेस सी है, वो बाउंडलेस है। कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस एक तरीके से देखा जाए तो। और ये जो आइलैंड है, वो एक छोटा-सा पार्ट है, इस पूरे के पूरे डेज़र्ट में। बिना किसी एग्ज़ैक्ट कोऑर्डिनेट्स के इस आइलैंड को लोकेट करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो आखिरकार हम लोग एक्सपोज़ कैसे हो गए? तभी हमारे एमसी का सीनियर ब्रदर निकलता है बाहर और कहने लगता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ तो अजीब-सा है। और पता चलता है कि हमारा एमसी वहाँ से भागते हुए आ रहा है। ये देखकर ये पहचान जाता है और कहने लगता है ज़रा 1 मिनट रुको, ये तो एक्चुअली में जुआंग शीशान है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और तभी हमारा एमसी निकलता है, फुल रफ्तार में आ जाता है और उन सभी को देख वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होता है और कहने लगता है उन सभी के पास आने के बाद, "लिटिल मून, सीनियर ब्रदर, एल्डर फैटी, तो तुम अभी भी ज़िंदा हो तुम सभी के सभी लोग?" तभी उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई, तुम कैसे ज़िंदा हो? तुम मुझे पहले ये बता दो। तो एमसी उसे बताता है कि मैं बस टेलीपोर्ट हो चुका था उस टाइम से, मतलब इस टाइम में उस स्पेस क्रैक से। तभी लिटिल मून उसके पास आती है, उसके पैर पकड़ लेती है और रोना चालू कर देती है। मुझे पता था शीशान, तुम इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं मरोगे। तो हमारा एमसी उसे शांत करता है और कहने लगता है कि लिटिल मून, आखिरकार 120 साल के बाद भी तुम अभी भी इतनी ज़्यादा छोटी क्यों हो? तुम्हारी हाइट क्यों नहीं बढ़ी? तो हमारे जो लिटिल मून है वो एमसी से पूछती है कि ये सेम क्वेश्चन मैं तुमसे भी तो पूछ सकती हूँ। तो एमसी उससे पूछता है कि बाय द वे, आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस कल्टीवेशन लेवल पर हो अभी? क्या तुम वाक़ई में जो एक्सरसाइज़ मैंने तुम्हें दी थी,
वो प्रैक्टिस करने में लगी हुई है हर हर दिन डेली। तभी रिटर्न में उसे बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यप, मैं ऑलरेडी 100th लेवल पर पहुँच चुकी हूँ क्यू रिफाइनिंग के। ये बात सुनकर एमसी काफ़ी शॉक होता है और कहने लगता है क्यू रिफाइनिंग के 100th लेवल पर? तभी पीछे से एक बंदा आता है एल्डर टाइप का, उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो? आखिरकार तुम मुझे बताओगे ये बंदा कौन है? और आखिरकार मैं इसका ऑरा क्यों नहीं सेंस कर पा रहा हूँ? तभी एल्डर फेटी आगे बढ़ते हैं और उसे बताते हैं कि ये एक जीनियस है जो कि 120 साल पहले पूरी तरीके से गायब हो चुका था हमारे से सेक्ट से। तभी अचानक से ये एल्डर कुछ नोटिस करता है और तुरंत शॉक होते सभी को बताता है कि यहाँ पर 3 सबसे पावरफुल ऑरास हमारी तरफ बढ़ने में लगे हुए हैं और उनमें से एक तो काफ़ी एक्सट्रीमली पावरफुल है और ये प्रोबब्ली ऐसा हो सकता है, ये डीमन एम्परर लेवल का बंदा आ रहा है यहाँ पर। ये बात सुनकर डी जो लिटिल मून है वो काफ़ी शॉक बढ़ जाती है और कहने लगती है डीमन एम्परर, ये इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा किसी ये ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज के बराबर? ये बात सुनकर एल्डर काफ़ी शॉक होता है और बताने लगता है कि ये लोग ज़रूर ही उन्हों लोगों ने अपने ऑरा को सप्रेस कर कर हमारी तरफ बढ़ने में लगे हुए होंगे। इसी चक्कर में हम लोग उनके ऑरास को डिटेक्ट नहीं कर पाए और वो इतनी ज़्यादा नज़दीक आने में कामयाब रहे। अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। एक्टिवेट कर दो इस टेलीपोर्टेंट फॉर्मेशन को। और वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो हमारे एमसी पर रखता है कि क्या तुम इन डीमन्स को हमारे पास लेकर आए? तुम अब मुझसे ये मत कहना कि तुम भी उस डाउ फायर से करप्ट हो चुके हो। तभी सीनियर इधर आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस कंक्लूज़न पर जंप नहीं करना चाहिए एल्डरमो। जब ये शो हुआ था यहाँ पर, तो मैंने सीक्रेटली ऑलरेडी अपने डिवाइन सेंसेस की बॉडी को चेक कर लिया है। एंड यहाँ पर मुझे कुछ भी इस पर ऐसा नहीं है जो कि ऑर्डिनरी ना हो। जब जब ये बात हमारा एमसी सुनता है तो वो भी काफ़ी घबरा जाता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये है मेरे सीनियर ब्रदर की स्टाइल। ये बात सुनकर एल्डर काफ़ी शॉक होता है और उससे कहने लगता है जो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज का है कल्टीवेटर्स हैं, यानी डीमन्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और अनडाउटली बिना किसी शक के हम ज़रूर मारे जाएँगे। तो हमारा एमसी आगे बढ़ता है और उन सभी को बोलता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, अगर सभी लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं, तो मैं अभी यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। ये बात सुनकर एल्डर शॉक होता है। तो सिस्टम को हमारा एमसी देखता है और पता चलता है कि जो इसकी अपग्रेड रिक्वायरमेंट है, हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ओर और लेवल 8 डीमन बीस्ट डीमन कोर, फिजिकल एट्रीब्यूट है ही, ट्रेनिंग पॉइंट इसके पास है ही, तो ये 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बस। तो एमसी उसे बताता है, "क्या तुम्हारे पास लेवल 8 का डीमन बीस्ट डीमन कोर है? जो हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल ओर्स हैं क्या तुम्हारे पास? अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ यहाँ पर और बिना किसी दिक्कत के फाइट कर सकता हूँ ट्रिब्यूलेशन ट्रांजिशन स्टेज के कल्टीवेटर्स के साथ, डीमन्स के साथ।" ये बात सुनकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मज़ाक कर रहे हो क्या? जो स्पिरिचुअल ओर्स हैं, वो एक्टिवेट कर सकते हैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को। अगर हमने इसे एक्टिवेट कर भी दिया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम में से आधे ही सर्वाइव कर पाएँगे। अगर हमने तुम्हें सारे के सारे दे दिए और तुम फेल हो गए, तो हम तो वहीं निपट गए पूरी तरीके से। लेकिन सीनियर ब्रदर आगे बढ़ता है और उससे बताने लगता है कि मेरे पास 8 लेवल का डीमन कोर है जो तुम्हें चाहिए, वो मौजूद है। जो कि मैंने डीमन सेंट के अंडरलिंग से पाया था, जिसने डीमन रेस के साथ मारा गया था उनके द्वारा। जब ये एल्डर ये बात सुनता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है और मन ही मन में कहने लगता है, इस ये चेंग-आन है कि जो जजमेंट है, वो हमेशा राइट रहती है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और फिर ये कहने लगता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस फॉर्मेशन को सेटअप करो मेरे साथ सबसे पहले तो यहाँ पर और जाओ और इस बंदे को माउंटेन के पास लेके जाओ, माउंटेन के पीछे और यहाँ पर स्पेशल ओर मौजूद है हमारे, उसे एब्ज़ॉर्ब करने के लिए दे दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमें कुछ भी हो जाए, जुआंग शीशान के लिए समय निकालना होगा। तभी हमारा एमसी अपने कल्टीवेशन मोड में आ जाता है। तब हमारा एमसी सोचता है और कहने लगता है कि सबसे पहले फेंग तुआंशु मारा गया, उसके बाद ब्लैक फिनिक्स। लगता है कि जो डीमन रेस है, उनके पास कोई ना कोई तो ऐसा तरीका ज़रूर है जिससे कि वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने में कामयाब रहते हैं और प्रोबेबली कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सोल सर्चिंग से सिमिलर होती होगी। अब जबकि उन्होंने उनके ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल हो चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और जो टाइम गॉड है उन्होंने मुझे इस एरा में क्यों भेजा है? कोई भी यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं है कि इन डीमन्स को हरा सके और मेरी कल्टीवेशन बेस के साथ तो मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक देखा जाए इस टाइम रिवर ऑफ टाइम के बारे में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो किया जा सके और रिवर ऑफ टाइम के अंदर यहाँ पर कैसे कई गुना, कई पावरफुल ऐसे बीइंग्स हैं जिन्हें समन किया जा सके। और बात करें डिफरेंस बिटवीन, बात करें हम मेरे बीच में और उन समनिंग के बीच में, ऐसा क्या चीज़ है जो कह रहे थे? तभी फेंग तियानशु को कही गई उसे एक बात याद आती है। उसने उससे कहा था कि जुआंग शीशान, तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। और तभी वो नोटिस करता है, जी हाँ, मेरी फिजिकल जो बॉडी है वो काफ़ी स्पेशल है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बॉडी कर सकती है। और जो मिस्ट्री टाइम गॉड है, उसे इस बात का डर है कि अगर मैं फेल हो गया और उन लोगों ने मेरी सोल को सर्च कर लिया, तो शायद मैं उनके प्लान्स को पूरी तरीके से एक्सपोज़ कर दूँगा और इसलिए उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब समझ में आया मुझे सब कुछ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, और काफ़ी गुस्से में एक्टिवेट करता है अपने सिस्टम को और कहने लगता है, मैं डेफ़िनिटली तुम्हारा बदला लूँगा और मैं डेफ़िनिटली इस फ्यूचर को चेंज करके रहूँगा। सिस्टम सभी के सभी स्पिरिचुअल ओर को एब्ज़ॉर्ब करना चालू कर दो। तभी हमें आसमान का मौसम खराब होते हुए दिखाया जाता है। एक अजीब से बादल में से बिजली कड़कती है
और उस बादल में से, उस स्काई क्लाउड में से वो 3 डीमन्स निकलते हैं। सभी एल्डर्स देखकर इसे तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और कहने लगता है कि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और जो मिडल में है वो है डीमन एम्परर नहीं है क्या? जो कि साउदर्न बॉर्डर को गार्ड करता है, जो कि ट्रिब्यूलेशन ट्रांजिशन स्टेज पर है। तभी एमसी का सीनियर ब्रदर से कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ही ऐसे कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेड डस्ट इमॉर्टल स्टेटस को कामयाब पूरी तरीके से हासिल किया था इस डिवाइड कंटिनेंट में। और तो और उनको छोड़कर जो ट्रिब्यूलेशन ट्रांजिशन स्टेज है, वो ऑलरेडी यहाँ पर सुप्रीम रूलर के नाम पर जाने जाते हैं, इतने पावरफुल हैं वो। अगर वाक़ई में ऐसी बात है, तो मैं इनकी स्ट्रेंथ को सबसे पहले टेस्ट करता हूँ और इस समय निकालता हूँ तुम्हारे लिए। तो तुम इस समय का इस्तेमाल कर कर उस डिफेंसिव फॉर्मेशन को स्ट्रेंथ मतलब मजबूत कर देना। तभी वो अपनी गोल्डन वाटर ड्रैगन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। तो पानी के कुछ गुब्बारे से निकलते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तभी डीमन भी अपनी टेक्निक का यूज़ करता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकते। एक बहुत ही बड़ा-सा हैंड निकलता है और उन दोनों ड्रैगन्स को पकड़ने में कामयाब रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखकर वो काफ़ी शॉक होता है और सीनियर ब्रदर कहने लगते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसने एक ही मूव का इस्तेमाल कर कर पूरी तरीके से मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। डीमन एम्स का मज़ाक उड़ाता है और कहने लगता है कि तुम बस एक महायाना स्टेज कल्टिवेटर हो। पैथेटिक, बेकार, टट्टी जैसा कुछ ना कर सकते तुम तो। और वापस से अपनी यूनिवर्सिटी आई मीन यूनिवर्स इन माय हैंड समझ लो भाई गलती से निकल गया भाई माफ़ कर देना। और पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो ज़मीन से उठ पड़ता है। लेकिन इसकी जो फ़ॉर्मेशन है वो अभी भी एक्टिवेट रहती है और पूरे आइलैंड को वो अपने हाथों में उठा देता है। जिसको देखकर ये काफ़ी घबरा जाता है और कहने लगता है जो पावर है जो ट्रिब्यूलेशन ट्रांजिशन कल्टिवेटर की वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है, कितनी ज़्यादा भयानक है। लेकिन इस फ़ॉर्मेशन के लिए नहीं होता तो शायद हम लोग ज़िंदा भी नहीं बचते। ये जो आइलैंड है वो पूरी तरीके से 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तभी एल्डर बताता है कि ये जो फ़ॉर्मेशन है वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं बचने नहीं वाली है। हम उम्मीद करते हैं ये तब तक टिक जाए जब तक तुम्हारे जो डिसिपल्स हैं वो अपने सर्कुलेशन से बाहर ना आ जाए। तभी दूसरी तरफ एमसी नोटिस करता है कि पूरे के पूरे आइलैंड में कुछ तो गड़बड़ है और लगता है कि जो बैटल है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तभी बोलता है सिस्टम से सिस्टम आखिरकार तुम्हें कितना समय लगने वाला? सिस्टम अपनी प्रोग्रेस को स्टार्ट कर देता है 70%, 98% एंड फाइनली 100%। और जैसे ये 100% करता है तो उसकी जो बॉडी है वो पावरफुल बनना चालू हो जाती है और इसे इतना पेन होता है कि वो दर्द के मारे चिल्ला पड़ता है और फाइनली नोटिफिकेशन आता है सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है। हम होस्ट का स्वागत करते हैं मसल कल्टीवेशन डेविल टीयरिंग फेस में। और तभी हमारा एमसी अपने आप को एक ऐसे स्पेस में पाता है जो कि सिर्फ इसकी ट्रेनिंग के लिए बना हुआ है। जिसे देखकर वो कंफ्यूज होते कहने लगता है कि ये सिस्टम ट्रेनिंग एरिना नहीं है, कि एरिया नहीं है क्या, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सिस्टम उसे बताता है कि जो सिस्टम अब जबकि अपग्रेड हो चुका है तो इसके जो आइटम्स हैं वो भी टोटली पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुके होंगे। और यहाँ पर बात करें तुम्हारे सिस्टम ट्रेनिंग एरिया के बारे में तो वो भी अपग्रेड हो चुका है। और जबकि ये एरिया पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है तो इसमें कुछ न्यू फीचर्स आ चुके हैं, जिसमें से एक फीचर है टाइम स्लोइंग फीचर। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो टाइम का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है ओरिजिनल के मुकाबले में। एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और वो सिस्टम से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो एमसी बताता है और गुस्से में उससे पूछने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतना पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं ट्रांसलेशन ट्रांजिशन स्टेज के साथ मुकाबला कर सकूँ अभी। तो सिस्टम उसे गुस्से में एक्सप्लेन करता है और बताता है जो 300 फिजिकल पॉइंट्स थे वो पीक बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के साथ फाइट कर सकते हैं। और बात करें 200 2000 के बारे में तो वो फाइट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के पीक महायाना स्टेज के कल्टीवेटर से। लेकिन तुम्हारे पास जब जबकि 20,000 पॉइंट है एंड 20,000 पॉइंट के साथ एक बंदा बिना किसी दिक्कत के ट्रिब्यूलेशन ट्रांजिशन स्टेज के एक कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें वाकई में एक ऐसी बॉडी के साथ अडॉप्ट करना है जिसके पास 20,000 फिजिकल पॉइंट्स मौजूद है। अबे पहले तो यार 2,000 पॉइंट दिखाए थे लिटरली में गाइस, तो 20,000 पॉइंट कहाँ से हो गए? मे बी यार ऑथर ने मिस कर दिया हो एक जीरो, वो अब लगा दिया इस बंदे ने। खैर वो सब छोड़ो। अगर देखा जाए इस पॉइंट्स के बारे में और फुल्ली एक्सप्लॉइट करें इसके एडवांटेज इसके फायदे को, तो जो डेवन टीयरिंग फेज तुम्हें इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना पड़ेगा और तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग का सामना करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी जो मसल पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से बाहर निकल सके। तो एमसी उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे जल्दी बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी सिस्टम वहाँ पर डंबल्स उसको दे देता है पकड़ने के लिए, वेट लिफ्टिंग करने के लिए, और उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि इसके पैर ज़मीन में घुस जाते हैं। और सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। तुम्हें अपनी फिज़िकल लिमिट्स को क्रॉस करना होगा और ट्रेन करना होगा। एमसी इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक तो होता है, लेकिन सिस्टम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और कहने लगता है कि ये तुम्हारा जो डंबल है इस बार का, वो किसी माउंटेन की तरह हैवी है और तुम्हारा जो फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट करना होगा 10,000 स्क्वेट्स और 10 गुना ग्रेविटी के साथ तुम्हें इस ट्रेनिंग एरिया में। एमसी इसको देखकर कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है 10 गुना ग्रेविटी प्लस 10,000 स्क्वाट्स। अच्छा, अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपनी मसल्स के लिमिट को क्रॉस कर दूंगा पूरी तरीके से। दूसरी तरफ में बाहर का सीन दिखाया जाता है, इस एक हाथ से पूरे के पूरे आइलैंड को उसने उठा दिया। लिटिल मून इसे देखकर काफी शॉक होती है और कहने लगती है इसका जो जायंट हैंड है उसने हमारे पूरे आइलैंड को अब जबकि उठा लिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो सीनियर ब्रदर बोलते हैं कि जो फॉर्मेशन है वो पावर एब्जॉर्ब करती है इस एंडलेस सी से। अब जबकि इसने पूरे के पूरे तरीके से इसे पता चल चुका है कि
एंडलेस चीज़ें हम टच है ही नहीं, तो अब इस फॉर्मेशन की पावर ज़रूर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी दिखाया जाता है कि जो फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। एल्डर उसे देखते हैं तो कहने लगता है कि जो फॉर्मेशन है टूट चुकी है, अब हम क्या करें? तो डीमन हँसता है और उससे कहने लगता है कि सीरियसली? बस तुम्हारे पास इतना ही था? तुम तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो। अब ऐसी बात है तो अपने हाथों से पूरे के पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और काफ़ी खुश होते हुए कहने लगता है लो भाई सब खत्म हो चुका। लेकिन अगले ही पल ये कुछ अजीब-सी चीज़ को नोटिस करता है और कहने लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। क्योंकि जो महायाना स्टेज है वो इतना ज़्यादा आसान तो नहीं होना चाहिए था फाइट करने के लिए, मतलब मरने के लिए इतना ज़्यादा आसानी से कैसे मर सकता है? और कुछ तो बचा रहना चाहिए कम से कम। और वो कंप्लीटली वाइप्ड आउट कैसे हो सकते हैं सभी के सभी लोग? और तभी वो अपनी सोल को शेक करने लगता है ज़ोर-ज़ोर से और वो कुछ अजीब-सी चीज़ को नोटिस कर क्योंकि उसकी जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे आइलैंड का पता लगा लेती है जो कि हाइड थे पूरी तरीके से। तभी ये बंदा उसको बताता अरे नहीं, उन लोगों ने हमें ढूँढ लिया है और डीमन समझ जाता है कि ये उस वक़्त यूज़ किया होगा जब मेरे सेंसेस को इस लोगों ने तब बिगाड़ दिया जब उस मोमेंट पर उस वाटर ड्रैगन ने मुझ पर अटैक किया था। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो मौजूद है, मानना पड़ेगा। लेकिन अब जबकि तुम मेरे पास आ चुके हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब मेरे सामने तो मेरा आइलैंड भी दिख चुका है। इन द एंड जो रिज़ल्ट है, वो सेम ही रहने वाला है। अब सबके पास सबके सामने इतना बड़ा अटैक आ रहा है, अब बेचारे क्या ही कर लें? और फॉर्मेशन इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाती और पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। एल्डर इसको देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और कहने लगता है, "खत्म। अब सब कुछ खत्म। अब हमें कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता है। अब सभी के पास ना तो फाइट करने के लिए पावर है और ना ही इतनी ज़्यादा हिम्मत।" लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी बाहर निकलता है और अपनी इम्मॉर्टल टेक्निक बाइसेप स्ट्रेट पंच का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में पूरे के पूरे हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये ऐसा होते हुए देखते हैं सभी के सभी एल्डर्स और सभी-सभी सीनियर्स जो भी है, वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ और शॉक्ड से भर जाते हैं। डीमन भी कन्फ्यूज़ होते हैं, कहने लगता है कि मेरी जो टेक्निक है वो एक झटके में शटर कर दी इस बंदे ने। एमसी बाहर निकलता है सीरियस मोड में और कहने लगता है कि मैं फाइनली समय पर बाहर निकल चुका हूँ, आ चुका हूँ। ये देखकर एल्डर शॉक होता है और उससे पूछने लगता है कि ये तो वाक़ई में वही बंदा है। अपनी साइक्लोइशन से ये इतनी जल्दी बाहर आ चुका है। तो एल्डर फैटी इसको देखकर काफ़ी शॉक से भर जाते हैं और पूछने लगते हैं कि व्हाट? ये एक्चुअली में शीशा फ्लाई कैसे करने में लगा हुआ है? ये बात सुनने के बाद दूसरा एल्डर से पूछता है, हैं? इसमें सरप्राइज़ होने वाली कौन-सी बात है? इस इतना पावरफुल स्टेज का कल्टीवेटर उड़ नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कौन-सी शॉकिंग वाली बात है? तभी फैटी एल्डर उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि आखिरकार तुम्हें कुछ चीज़ें जुआंग शीशान के बारे में नहीं पता हो। ये यंग मास्टर है जुआंग फैमिली का, जो कि रॉयल फैमिली के द्वारा वांटेड लिस्ट में था 100 इयर्स पहले। और जो यूलिन इमॉर्टल सेक्ट मास्टर है, वो एक्चुअली में ये अडॉप्टेड डॉटर है हेवनली जनरल नांगोंग यूए की। और जब हेवनली जनरल को फ्रेम कर दिया जा चुका था, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था और उन्हें कैद कर दिया जा चुका था, तो जुआंग की जो फैमिली है, उसे भी इसमें घसीट दिया जा चुका। उसके कारण जो सेक्ट मास्टर है, उन्होंने इसे अपने सेक्ट में ले लिया। लेकिन उस समय पर सेक्ट मास्टर और मेरे अलावा जुआंग शीशन के रियल आइडेंटिटी को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि भले ही ये जो बच्चा है, ये जो चाइल्ड है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी के साथ पैदा हुआ था, लेकिन इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। तो आखिरकार ये स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ ही नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद एल्डर का मुँह फटाका फट रह जाता है शॉक के मारे और पूछने लगता है कि वाक़ई में अगर ऐसी बात है, तो ये बंदा फ्लाई कैसे कर रहा है? यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी एक तुन्नु-सी चुल्लू भरी सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही इसकी बॉडी से। तो ये बिना स्पिरिचुअल रूट के फ्लाई कैसे कर रहा है भाई? तभी उसका सीनियर ब्रदर कुछ नोटिस करता है और उससे कहने लगता है कि ज़रा इसके पैरों की तरफ तो देखो, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करने में लगे हुए होते हैं। ये देखकर एल्डर शॉक, हमारा एमसी करता है रॉक और कहने लगता है कि इसकी जो फीट है ज़रा उसे तो देखो, वो वाइब्रेट करने में लगे हुए हैं काफ़ी तेज़ी से। इसे ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल है नोटिस करना किसी अपनी आँखों से। तभी एमसी मुस्कुराता है और बताने लगता है कि ये मसल रेजोनेंस है। मैंने डेविल टीयरिंग फेस में इस तरीके से ट्रेनिंग की है कि मेरी सारे के सारे जो मसल्स हैं, उनका जो पोटेंशियल है फुल्ली पोटेंशियल अनलॉक्ड हो चुका है। और जो मेरी वाइब्रेटिंग के इस्तेमाल करने के बाद मैं इतनी फास्ट करने में लगा हूँ इसे वाइब्रेट कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जो कि हवा में मौजूद है वो सिंक हो चुकी है। जिसके कारण अब मैं बिना किसी प्रॉब्लम के उड़ सकता हूँ। जिसको देखकर डीमन भी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि मैं इस बंदे की कल्टीवेशन स्टेज को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए जो फैक्ट है कि ये बंदे ने मेरे अटैक को बिना किसी प्रॉब्लम के शैटर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसमें कुछ तो दम है, ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, इससे ये बात तो साबित होती है। तभी दूसरा डीमन उसे बताता है कि हम लोग भी इससे फाइट कर चुके हैं। लेकिन ऐसा प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये पीक महायाना स्टेज तक तो होगा ही होगा कम से कम। ये बात सुन इनका जो डेविल डेविल लीडर है, जो डीमन लीडर है, वो कहने लगता है कि पीक महायाना स्टेज, अगर ऐसी बात तो ये वाकई में मेरे अटैक को शटर कर सकता है, इस बात से साबित तो होता है। तभी एमसी उसको चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला और तुमने उस ब्लैक फिनिक्स के साथ क्या किया? तभी डीमन उसे दिखाता है ब्लैक तरह की एनर्जी बाहर निकाल कर और उससे कहने लगता है कि तुम गैस कर सकते हो और ब्लैक फिनिक्स की टेक्निक का इस्तेमाल करता है एमसी की तरफ एपोकलिप्टिक थंडर। ये देखकर एमसी शॉक से भर जाता है और कहने लगता है कि ये जो मूव है वो ब्लैक फिनिक्स को बिलोंग नहीं करता, ये तुम यूज कैसे कर पा रहे हो? लेकिन हमारा एमसी अपनी छाती चौड़ी करके दिखा देता, "ला भाई मार ला।"
हाँ, मरना कुछ ना होने वाला। अपनी इमोर्टल टेक्निक चेस्ट मसल ब्लॉक का इस्तेमाल करता है रोकने के लिए, और घंटा फर्क नहीं पड़ता इसे तो, और सारे के सारे अटैक भाई डिफेक्टिव हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद वो डीमन भी शॉक होता है और कहने लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो एक्चुअली में इतनी ज़्यादा मजबूत है कि तुम ब्लैक लाइटनिंग को रोकने में कामयाब रहे। ये सुनने के देखने के बाद एमसी भी भर जाता है गुस्से से और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने ब्लैक फिनिक्स की टेक्निक को कैसे यूज़ किया? तो डीमन उसे बताता है कि जो डीमन किंग्स होते हैं ना, जो महायाना स्टेज के या फिर उससे पावरफुल, वो बिना किसी दिक्कत के अपने अपोनेंट की मेमोरीज उसके सोल डेव्योरिंग के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि में कुछ परसेंटेज ऐसा चांसेस भी है कि वो अपने अपोनेंट की टेक्निक को भी हासिल कर लें, बिल्कुल तुम्हारे ह्यूमन रेस के सोल सर्चिंग की तरह। लेकिन तुम्हारे उस सोल सर्चिंग से जो हमारा अलग है, हमारा सोल डेव्योरिंग है, जो कि अपने अपोनेंट की सोल को कंज्यूम करने के लिए मजबूर करता है। बस यही एक रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। तो अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे उस फ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा? अब जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो इतने ज़्यादा सीरियस मोड में हो जाता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ, क्या तुमने ये मेथड मेरे दोनों फ्रेंड यानी कि फेंग त्सांसी के ऊपर भी यूज़ की थी? तो एरोगेंटली ये डीमन उससे क्या लगता है कि जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। अब एमसी को काफ़ी गुस्सा आ चुका है और वो कहने लगता है कि जो लाइफ डेप्थ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ से होगी। मतलब ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। अब तुम्हें पर बिल्कुल भी कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी। और वो इतने गुस्से में आता है, एक झटके में उसके पीछे आकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, और जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, वो डीमन उसे नोटिस कर लेता है और बिना किसी प्रॉब्लम के उसको अटैक को रोकने में कामयाब भी रहता है। लेकिन उस का आफ्टर इफेक्ट इतना ज़्यादा था ना कि नीचे का पूरा इलाका डिस्ट्रॉय हो जाता है। आस-पास में इतनी ज़्यादा बूम, सोनिक बूम बनती है कि भाई पूरा पानी उड़ जाता है भाई। तभी ये डीमन उसको बोलता है कि तुम काफ़ी फ़ैमिलियर लग रहे हो जाने-पहचाने। मैंने अपने बिग ब्रदर से सुना है तुम्हारे बारे में। 100 ईयर्स पहले एक बंदे से उन्होंने फाइट की थी, और जिस बंदे से उन्होंने फाइट की थी, वो दोनों उस बंदे के साथ में स्पेस क्रेक के अंदर चले गए थे। और इतना कहते-कहते वो हमारे एम्स को एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि हमारा एम्स दूर जाकर गिरता है। अब डीमन तो बिल्कुल भी बिना परेशानी के उसके साथ फाइट कर रहा है और वो दोनों के दोनों हवा में उड़ना चालू करते हैं। तो डीमन उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ये तुम निकलोगे, और सोचा भी नहीं था कि तुम सर्वाइव करने में कामयाब रहोगे उस स्पेस क्रैक से, बिल्कुल मेरे ब्रदर की तरह। तभी हमारा एमसी उससे पूछता है, क्या तुम्हारा जो लिटिल ब्रदर है, वो वाक़ई में वही डीमन है जिसने एक कॉर्प्स को बोरो किया था, उधारी के तौर पे लिया था और ज़िंदा होकर वापस आ गया? तभी वो डीमन बताता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। उस समय पर मेरा जो ओल्डर ब्रदर थे, वो तुम्हें मारने में नाकामयाब रहे, लेकिन आज मैं उसका यंगर ब्रदर तुम्हें ज़रूर मार देगा। पता नहीं क्या दौरे लगे पड़ते हैं इस डीमन को, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो अपनी ट्रू फॉर्म दिखाने लगता है, सच बताऊँ तो। और तभी वो डीमन 6 आर्म टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके 6-6 हाथ निकल पड़े हैं भाई। सर तो एक ही है, लेकिन 6 आर्म है, मतलब 6 हाथ हैं और सर एक है। जब अपना फ्लेक्स मारने में लगा होता है, तभी हमारा एमसी उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है उसको प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा लगने में लगा हुआ है और मेरे पे इतना इंतज़ार ना होता। ले भाई फोड़ दिया तेरी जात का। सीधे एक मारा मुक्का भाई, किक मारी है सीधे मुँह पे, और उसकी ऐसी-तैसी हो जाती है उसके थोबड़े की, और मसल रिमोटल टेक्निक क्वाड ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। खैर, मैं इसी अटैक के साथ इस चैप्टर को खत्म करना चाहूँगा। अबे 2-3 चैप्टर्स और बचेंगे गाइस, तो आप लोग अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग से देखना चालू करोगे ना तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनारा एंड साइनिंग आउट।